हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों थ्योरी का, और थ्योरी में दोस्तों जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आप लोगों के लिए बीएसपीएससी में इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहे। साथ ही साथ मैं बता दूँ दोस्तों, आज का जो क्लास होगा दोस्तों ये 32 क्लास होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा वीडियो नंबर बाय मिल जाएगा। पहला प्रश्न दिया है कि यदि ट्रांसफार्मर को पूर्ण भार ताम्र हानि 6400 वाट है तो आधे भार पर ताम्र हानि की कमी डैश होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये क्या दिया हुआ है, ताम्र हानि दिया हुआ है। ठीक है, किस पे? तो पूर्ण भार पे। ठीक है, यानी कि फुल लोड पे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, फुल लोड पे यानी कि कॉपर लॉस की बात किया जाए तो 6400 वाट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाफ लोड पे निकाल लेंगे। तो हाफ लोड पे कॉपर लॉस जो होता है यानी कि 1/2 का स्क्वायर और गुणे में यानी कि फुल लोड कॉपर लॉस होता है, यानी कि तो फुल लोड कॉपर लॉस यानी कि 6400 वाट दिया हुआ है। अब करेंगे तो 1/4 और गुना में कितना हो जाएगा यानी कि 6400। इसको अगर काटते हैं तो 16 चौका कितना यानी कि 6400 हो रहा है, यानी कि 1600 वाट आ रहा है कितना पे? तो आधे भार पे। बस ये हमको आंसर नहीं देना है, बस इसको टिक नहीं करना है। अब क्या है, समझना है। प्रश्न में खेल है। खेल ये है, क्या कह रहा है कि ताम्र हानि का कमी कह रहा है। यहाँ पे प्रश्न में दे दिया है, सिर्फ अगर पूछेगा कि आधे भार पे कितना होगा तो वहाँ पे आंसर यानी कि 1600 वाट हो जाता है। लेकिन इसमें कमी कर रहा है, और कमी कितना का? तो 1600 वाट का। तो सबसे पहले यानी कि 6400 वाट जो दिया हुआ है उसमें से क्या करना है, 1600 वाट को माइनस कर लेना है। अब जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाने के बाद यानी कि 4800, 64 में से 1600 जाएगा तो 4800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में हो और अच्छा से प्रश्न ना पढ़े तो वहाँ पे बीट होके आ जाना, और माइनस में यानी कि 1 नंबर आप लोगों को कटने वाला है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में है कि जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता है वह है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्किट ब्रेकर पे। तो सर्किट ब्रेकर की अगर बात किया जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट के साथ साथ यानी कि ओवर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के साथ साथ किससे? तो ओवर वोल्टेज से। शॉर्ट सर्किट के साथ साथ ओवर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात की जो बनाने योग्य नहीं है, एक बार खराब होने के बाद उसे पुनः यानी कि फिर से जो है सही करके उसे चला नहीं सकते हैं, उस सर्किट ब्रेकर को एमसीबी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एमसीबी कहा जाता है। इसी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है? मिनिएचर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर होता है। ऑप्शन भी पढ़ लेंगे, ऑप्शन किस में दिया हुआ है। तो ए में कह रहा है कि तेल युक्त सर्किट ब्रेकर। तो तेल युक्त सर्किट ब्रेकर की अगर बात किया जाएगा तो इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये 132 किलो वोल्ट तक किया जाता है। कितना? 132 किलो वोल्ट तक। ठीक है, उसके बाद एयर प्रेशर ऑपरेट सर्किट ब्रेकर, तो इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग हम करते हैं कहाँ पे? तो घरेलू पर्पस में। अब रही बात कि इसे ही एक बार ख़राब जब हो जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर तो इसे हम मरम्मत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सुविधा हमको प्रदान नहीं करता है, नहीं दिया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। एयर सर्किट ब्रेकर की बात किया जाए तो ये बहुत छोटे क्षमता तक यानी कि प्रयोग करते हैं, लगभग जो है इसकी अगर बात किया जाएगा तो 10 किलो वोल्ट यानी कि बहुत कम तक ही इसका प्रयोग करते हैं, और वर्तमान में इसका प्रयोग जो है बहुत सीमित है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न की बात किया जाए, किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी कि टर्सरी वाइंडिंग जो होता है हम क्यों कराते हैं? ठीक है, ठीक है, तो टर्सरी वाइंडिंग जो कराते हैं किसके लिए कराते हैं? तो ए में कह रहा है वोल्टेज में हार्मोनिक्स को दूर करना और अस्थिर वोल्टेज असंतुलित। ठीक है, बी पढ़ लेते हैं, 3 फेज सिस्टम में इंटरकनेक्ट करना। तो इंटरकनेक्ट के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अतिरिक्त भार ले जाना, इसके लिए भी नहीं प्रयोग किया जाता है। और डी में कह रहा है आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन मेनली रूप से हार्मोनिक्स को कम करना, साथ ही साथ अस्थिर वोल्टेज को असंतुलित के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 फुल स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम पर चलती है, इसकी सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप की गणना करें। तो सबसे पहले यहाँ पे एनआर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 960 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यानी कि पोल की संख्या कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? तो 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एनएस निकालेंगे। ठीक है, तो एनएस बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? तो 120 और गुना में क्या होता है? एफ होता है। तो एफ का वैल्यू 50 दिया
दिया हुआ है और बट्टा में पोल की संख्या तो 6 दिया हुआ है। तो 6 दूना 12 यानी कि 20 हो जाएगा और 5 दूना यानी कि 10, 1000 RPM हमको निकल के आएगा। क्या भाई? तो स्टेटर का गति, ठीक है। तो NS निकल के आ जाएगा जिसे सिंक्रोनस गति कहा जाता है। तो ये 1000 निकल के आया। हमको निकालना क्या है भाई? तो उसके साथ साथ स्लिप भी निकालना है। अगर वैसे देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। स्लिप निकालना है। क्या निकालना है भाई? तो परसेंट स्लिप। तो परसेंट स्लिप का जो फॉर्मूला होता है NS और माइनस में NR और बट्टा में क्या होता है NS और गुना में यानी कि 100 होता है, क्योंकि हमको परसेंट में निकालना है। तो NS का वैल्यू कितना आया था? तो 1000 RPM आया था और माइनस में NR का वैल्यू कितना दिया है? तो 960 RPM दिया हुआ है। और बट्टा में फिर NS होता है तो NS के जगह पे 1000, क्योंकि 1000 वैल्यू दिया हुआ और इंटू में यानी कि 100 हो जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं तो कितना यानी कि 40 हो जाएगा और गुना में यानी कि 100 हो जाएगा। और नीचे में क्या हम देंगे? तो 1000 दे देंगे, ठीक है। तो 3 गो 0, 2 गो यहाँ और 1 गो यहाँ, 3 गो। तो बराबर में हमको कितना बच रहा है? तो 4% बच रहा है। और 4% जो बच रहा है ये स्लिप का वैल्यू है। तो सीधा सीधा बात है कि अगर NS का, ठीक है, अगर NS का पूछेगा तो NS बराबर जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 1000 RPM हो जाएगा। वहीं पे अगर परसेंट स्लिप की बात किया जाएगा तो 4% हो जाएगा। ऑप्शन जो कि डी में दिया है तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है कि एक तीन फेज फैन मोटर अधिकतम निर्धारित बलागुण विकसित करने वाले एक भार पर परिचालित हो रही है। क्या होता है जब मोटर के परिचालन के दौरान बाहरी मेंस विद्युत से बाधित हो जाती है? तो जब बाधित हो जाएगा तो क्या होगा? पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा मोटर तत्काल रूप से रुक जाती है। बी में कह रहा मोटर कुछ सेकंड के पश्चात रुक जाती है। सी में कह रहा मोटर परिचालित होती रहती है लेकिन अधिक विद्युत धारा खींचती है। तो मेन तो यही है भाई, जब चलने के दौरान अगर ऐसा हमको होता है, ठीक है, अधिकतम निर्धारित बलगुण विकसित करने के लिए एक भार पर परिचालित हो रही है। अच्छा, भार पे जब चल रहा है अगर ऐसा स्थिति आता है तो वो तो चलेगा लेकिन अधिक धारा यानी कि करंट का जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा वो लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो आयनीकरण की प्रक्रिया कह रहा है यानी कि आयनोजेशन कह रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया प्रारंभ होता है दोस्तों ये इलेक्ट्रोड के द्वारा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड के द्वारा होता है और इलेक्ट्रोड जो होता है एक तो मेन इलेक्ट्रोड होता है और एक तो एक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जिसको सहायक इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है और सी में मुख्य इलेक्ट्रोड और सहायक इलेक्ट्रोड। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। फिर से अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि किसी कुंडली का वह हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे डैश कहा जाता है। किसमें कह रहा भाई? तो एक स्लॉट में रहता है, जैसे ये है और इसमें यानी कि रहेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? तो इसे जो कहा जाता है दोस्तों, इसे ए में कह रहा है क्वाइल समूह, तो क्वाइल ग्रुप नहीं कहेंगे। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो एक ऑप्शन होना है कुंडली का कनेक्शन। तो कुंडली समूह तो कनेक्शन यानी कि ग्रुप वाला तो है ही नहीं, तो बच रहा है क्वाइल साइड। तो यही जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है? सीधा सीधा बात है कि ऑप्टिकल है ना। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल बनाते हैं तो हम किस पदार्थ से बनाते हैं? तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो पारदर्शी प्लास्टिक का, ठीक है, यानी कि पारदर्शी प्लास्टिक जो होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कॉपर की बात किया जाए तो एक प्रकार का यानी कि ये चालक पदार्थ है। एल्युमिनियम की भी बात किया जाए तो एक प्रकार का चालक पदार्थ है। तो कॉपर का प्रतिरोधकता जो होता है 1.77 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। वहीं पे एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता की बात किया जाएगा तो 2.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। तो ये सब ध्यान में रखना है। और एसीएसआर चालकों में स्टील का प्रयोग जो किया जाता है तन्यता के लिए हम प्रयोग करते हैं ताकि इसमें सामर्थ्य शक्ति काफ़ी ज़्यादा हो, प्रतिबल खिंचाव शक्ति। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि डैश के मामले में विशेष प्रकार के सॉकेट और प्लग आवश्यक होते हैं। तो किसके लिए यानी कि आवश्यक होता है सॉकेट और प्लग? तो सॉकेट और प्लग जो आवश्यक होता है दोस्तों किसके लिए होता है? तो ये दोस्तों रिंगमैन सिस्टम के लिए होता है। किसके लिए? तो रिंगमैन जो सिस्टम होता है तो सबसे पहले क्या क्या सिस्टम होता है यानी कि फीडर का? तो रेडियल फीडर होता है, रिंगमैन फीडर होता है, एक तो इंटरकनेक्टेड फीडर होता है। क्या क्या होता है? रेडियल होता है,
ठीक है, रेडियल होता है, उसके साथ साथ यानी कि रिंगमैन फीडर होता है, उसके बाद जो होता है दोस्तों इंटरकनेक्टेड फीडर होता है। अब सबसे अच्छा की बात किया जाए तो सबसे अच्छा जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है, उसके बाद नंबर आता है यानी कि रिंगमैन का, उसके बाद यानी कि रेडियल का। सबसे कम विश्वसनीय यानी कि रेडियल फिगर है, वर्तमान में इसका प्रयोग हम करते ही नहीं है। तो रिंगमैन जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में है, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मशीन का फ्लक्स लीकेज गुणांक किसके मध्य परिवर्तित होता है। किसके लिए कह रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक मशीन का। तो इलेक्ट्रिक मशीन की अगर बात किया जाए वही फ्लक्स लीकेज का, तो फ्लक्स लीकेज जो ये जो परिवर्तित जो होता है दोस्तों, ये आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो परिवर्तित होता है 1.1 से लेकर के 1.25 तक है ना, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, तो सी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आर्टिफिशियल आर्ट पंप जैसे बायोमेडिकल उपकरण में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला मोटर कौन सा है। क्या कह रहा है दोस्तों, बायोमेट्रिकल उपकरण कह रहा है ना, बायोमेट्रिकल। और बायोमेट्रिकल उपकरण में मेनली रूप से जो हम मोटर का प्रयोग करते हैं उसमें ब्रश का प्रयोग, उसमें ब्रश नहीं होता है, यानी कि ब्रशलेस मोटर का हम प्रयोग करते हैं, ब्रश नहीं होता है, ठीक है, ब्रश नहीं होता है इस मोटर में। ऑप्शन ए में कह रहा है कि परमानेंट यानी कि पीएमएमसी का जो प्रयोग करते हैं वो फैन में करते हैं, यानी कि फैन जो होता है जो छत में लगा होता है उसमें हम पीएमएमसी का प्रयोग किया जाता है, इसमें कैपेसिटर का प्रयोग नहीं हम करते हैं। एक मिनट, क्या कह रहा है, पीएमएमसी सॉरी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर जो होता है इसका प्रयोग हम छत के पंखे में करते हैं, इसमें जो है कैपेसिटर होता है। बिना ब्रश वाले डीसी मोटर का प्रयोग किया जाएगा कहाँ पे दोस्तों, तो वहीं पे बायोमेडिकल में नहीं सॉरी बायोमेडिकल में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में दिया हुआ है बायोमेडिकल की तरह। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।